दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। जब हम गलत होते हैं तो हम अपने मन पर अपनी गलती मान सकते हैं, यही नहीं, अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति से काम ले तो हम उनके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं और अपने खुलेपन और उदारता पर गर्व कर सकते हैं, परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात पर हमारा गिरबान पकड़ ले। दोस्तों, इस फैक्ट को मैंने लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक से लिया है और अब मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ गीता का एक छोटा सा संस्कृत श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलां निरतृप्तो निराश्राय कर्मण्यभि प्रवृत्तोरि नैव कंचितो करोति सः। मालूम है कि आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, इससे आपको बार बार सुनेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कार्य नहीं करता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टुडेज आर: लद्दाख में हालात 1962 के बाद सबसे गंभीर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट करते हुए बुधवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान एक तरफा तरीके से यथास्थिति में बदलाव किए बिना सभी समझौतों और सहमतियों का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने लद्दाख की स्थिति को 1962 युद्ध के बाद सबसे गंभीर बताते हुए कि वास्तव में 45 साल बाद इस सीमा पर भारतीय सैनिकों शहीद हुए। दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या अभूतपूर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर सभी हालात का समाधान कूटनीति के जरिए से ही हुआ है। अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड की रिलीज से पहले अपनी पुस्तक द इंडिया वे, मतलब एस जयशंकर ने उनकी पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के रिलीज में से पहले एक साक्षात्कार में विदेश मंत्री ने कहा, जैसा आप जानते हैं कि हम चीन के साथ राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। वास्तव में दोनों एक साथ काम करते हैं। मालूम हो कि भारत चीन के साथ सीमा गतिरोध का समाधान दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन के वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल के मुताबिक निकालने पर जोर दे रहा है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने सीमा विवाद से पहले लिखी अपनी पुस्तक में भारत और चीन के भविष्य का चित्रण कैसे किया, तो विदेश मंत्री ने कहा, मैंने कहा है कि भारत और चीन की साथ मिलकर काम करने की क्षमता एशिया की सदी का निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसा करने पर उनकी कठिनाई इसे कमतर कर सकती है। इसलिए यह दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण संबंध है। इसमें अच्छी खासी समस्याएं भी हैं और मैंने स्पष्ट रूप से इसे माना है। हमें इस पर भारतीयों के बीच और भारत चीन के बीच ईमानदार संवाद की जरूरत है। इसलिए इस संबंध में रणनीतिक दूरदृष्टि से जरूरत है। श्रीलंका ने कहा, हमारे लिए भारत पहले। श्रीलंका ने देश में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच अपनी नई विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता देने की घोषणा की। विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा है कि वैसे तो श्रीलंका तटस्थ विदेश नीति के साथ आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन जब भारत की सामरिक सुरक्षा की बात आएगी तो भारत पहले की नीति अपनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल की लीज पर दिए जाने का फैसला एक चूक था। हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब। निवेश आकर्षित करने के लिए दूसरे देशों की लागत की बराबरी पर जोर। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए सरकार हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाएगी। वहीं विदेश निवेशकों को आकर्षित करने और निर्यात लागत को दूसरे देशों के बराबर लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य सचिव अनूप बधावन ने यह जानकारी दी। इस मामले में उन्होंने वियतनाम जैसे देश का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अपनी उत्पादन लागत को उनके बराबर लाना होगा। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7% है, जिसे इस दशक में 5% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का वस्तु निर्यात 330 अरब डॉलर यानी लगभग 24.75 लाख करोड़ रुपए मूल्य का रहा था। बुधवार को देश में पहली बार निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया। सूचकांक तैयार करने का मकसद ये पता करना है कि निर्यात के लिए किस राज्य की कितनी तैयारी है। इस मौके पर बधावन ने कहा कि कई बार राज्यों के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव होता है कि निर्यात होने वाली वस्तु उनके किसी जिले की थी और उसका श्रेय कोई और राज्य चले गया। इसलिए सरकार देश के हर जिले में एक्सपोर्ट हब तैयार कर रही है। एक जिला एक उत्पाद की पहचान शुरू होगी। एक जिला एक उत्पाद की पहचान शुरू होगी। मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर रुख स्पष्ट करे केंद्र।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि मोरेटोरियम अवधि में बैंकों द्वारा ब्याज लिए जाने के मामले में हलफनामा दाखिल करना अपना रुख स्पष्ट करे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की आड़ नहीं ले सकता। लॉकडाउन सरकार ने लगाया, जो लोगों की इस अवधि में हुई दिक्कत से निजात भी सरकार ही दिलाए। मोरेटोरियम के दौरान लोन की ईएमआई समान मासिक किस्त के ब्याज पर भी ब्याज वसूले जाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से रुख स्पष्ट किए जाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट मामले की 1 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। केंद्र यह भी निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई 1 दिन पहले हलफनामे की कापी पक्षकारों को दे देगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर.एस. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने आगरा के गजेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को ऐसा लग रहा है कि केंद्र आरबीआई के पीछे छिप रहा है। यह समय सिर्फ बिजनेस दिखने का नहीं, बल्कि लोगों को राहत मुद्दे पर विचार होना चाहिए। अपनी भाषा की महत्ता समझें। अपनी भाषा की महत्ता समझें। नई शिक्षा नीति की सबसे विशिष्ट बात भारतीय भाषाओं को भी महत्व देने की। अच्छा है कि इसे अनिवार्य न करके यथासंभव वाले भाव में रखा गया। इसे राजनीतिक गिद्धों को मौका नहीं मिला, हालांकि वे मौके की ताक में थे। इसका पता डीएमके नेता कनिमोझी की ओर से हिंदी के प्रति दिखाए गए दुराग्रह से चलता है। ऐसे दुराग्रह के बाद भी यदि सरकार और समाज गंभीरता दिखाई दे तो ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी अपनी भाषाओं का महत्व समझा जाए। कवि और चिंतक सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का कहना था, भाषा कल्पवृक्ष है। भाषा कल्पवृक्ष है, श्रद्धेयपूर्वक उसे मांगो वह देती है। यदि उससे कुछ मांगा न जाए तो कल्पवृक्ष भी कुछ नहीं देता। तो दुर्भाग्यवश अतीत में भाषा का प्रश्न झूठ, समझ और राजनीति में फंसकर उपेक्षित रहा। हम भूल गए कि भाषा के साथ मनुष्य का संबंध क्या। याद रहे, पहले भाषा ही हमें बनाती है। जिस भाषा को हम जन्म से ही नहीं सुनते, जानते और जिस परिवेश में रहते हैं उसी से हम गढ़े जाते हैं। यदि उसी की अपेक्षा कर बचपन से अन्य भाषाओं की आराधना हो तो बच्चे प्राय किसी भाषा पर अधिकार नहीं कर पाते। उनका वास्तविक अधूरा रह जाता है। विश्व के सभी शिक्षा चिंतकों ने माना है कि बच्चों को अपनी भाषा पहले अच्छी तरह सीखनी चाहिए। इसके लिए भाषा का श्रेष्ठतम साहित्य पढ़ना ही एकमात्र साधन है। अवसरों को आसान बनाने की कोशिश। केंद्रीय कैबिनेट के राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देकर ऐतिहासिक पहल की है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा है कि सरकार की यह पहल करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे तमाम तरह की परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं होगी और युवाओं के कीमती समय एवं संसाधनों की बचत होगी। एनआरए की स्थापना से पारदर्शिता को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। एनआरए नामक संस्था ग्रुप बी या ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक साझा सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती है। लेकिन अब अगले साल से एनआरए एक सीआईटी आयोजित करेगी। इससे प्राप्त अंकों के आधार पर कोई भी उम्मीदवार संबंधित विभागों में रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। इस प्रकार यह रोजगार की तलाश करने वाले लाखों युवाओं के जीवन को सरल बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। फ्यूजन एनर्जी का सपना सच होने की ओर। कोरोना काल की कुछ गिनी चुनी अच्छी बातें अगर दुनिया याद रखना चाहे तो उनमें एक यह है कि 28 जुलाई 2020 को दक्षिण पूर्वी फ्रांस के प्रवेश इलाके में इटेर की असेंबली शुरू होगी। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संसार का एक साझा सपना है। इससे जुड़ी एक खास बात हमारे लिए एक अलग से बात याद रखने की होगी कि इटेर की बुनियाद के तौर भारत का बनाया हुआ 2000 टन वजनी एक क्रायोस्टेट मई में ही जमीन में डाल दिया गया था। क्रायोस्टेट का इस्तेमाल शून्य से काफ़ी नीचे के तापमान को लगातार स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। इटेर के मुख्य उपकरण अति न्यून तापमान पर काम करने वाले सुपर कंडक्टिव विद्युत चुंबकी हैं। पूरे खेल में इनकी भूमिका क्या है, इस पर अगर हम आगे बात करेंगे। अलबत्ता इटेर का मकसद सबको पता है, धरती को नुकसान पहुँचाए बिना बड़े पैमाने पर बिजली बनाने का तरीका खोजना। बड़े पैमाने पर